दोस्तों, गाजा में इज़राइल की भीषण बमबारी के बीच एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन में घूमने गए एक ब्रिटिश मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने जो बातें कही वो हैरान कर देने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे ट्रंप के गाजा युद्ध को ख़त्म करने वाले प्लान को लेकर कतर के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उनका स्वागत तो किया, लेकिन कुछ चीज़ों पर बातचीत करना ज़रूरी है। और साथ में आपको बताएंगे ईरानी जनरल का बड़ा बयान, ईरानी जवाबी कार्रवाई में 16 इजरायली पायलटों की मौत का दावा, और इसी के साथ ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के जहाज़ों को रोकने की तैयारी में इजरायल कुछ ही घंटों के अंदर कर सकता है गिरफ्तार। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां इजरायल फिलिस्तीनियों को ख़त्म करने में तुले हुए हैं, गाजा पर भीषण बमबारी कर रहा है, वेस्ट बैंक में हमला कर रहा है, 60 से 70 हज़ार फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, लेकिन इस्लाम के दुश्मन सोच रहे हैं कि हमने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। इसी की एक बड़ी मिसाल हमें फिलिस्तीन के नबलस शहर में देखने को मिली। एक भावुक कर देने वाले नज़ारे में ब्रिटेन के 28 वर्षीय युवक नेट मैक्स ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। ये ऐलान उन्होंने वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से नबलस शहर के सलाही मस्जिद में बड़ी तादाद में मौजूद नमाजियों के सामने किया। नेट मैक्स, जो आयरिश मूल से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मशहूर म्यूज़िक प्रोड्यूसर वो सॉन्ग राइटर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बड़ा फैसला तब लिया जब उन्होंने लगभग 2 महीने फिलिस्तीन की सरजमीन पर गुजारे। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम अपनाने की उनकी सबसे बड़ी वजह गाजा पर जारी इजरायली हमले हैं। गाजा की जंग ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। नेट मैक्स ने अपने जज्बात जाहिर करते हुए कहा, मेरे गाजा में दोस्त हैं, मैं उनसे जितना हो सके जुड़ा रहता हूँ। वहाँ की जंग ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया है। अगर मुझे आज ही गाजा जाने का मौका मिले तो मैं कल का इंतज़ार नहीं करूँगा। दोस्तों, ये पूरी कहानी बताती है कि कैसे मौजूदा हालात और जंग जैसे वाक़ये इंसानों के दिल और ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं और कई बार उन्हें ऐसे बड़े रूहानी फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, ये वाक़या साबित करता है कि इस्लाम को दबाने की हर कोशिश नाकाम होगी। इस्लाम मिटने के लिए नहीं बल्कि फैलने के लिए आया है, और जब इस तरह के लोग जो दुनिया भर में मशहूर है इस्लाम अपनाते हैं तो ये दुनिया के लिए एक अलग ही पैगाम है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इतना कुछ होने के बावजूद गाजा के मुसलमानों के अंदर जो ईमान का जज्बा है वो शायद ही किसी के अंदर हो। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा जंग को लेकर अब कतर ने भी अपनी राय रखी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि ट्रंप का जो नया शांति प्लान सामने आया है उसमें कुछ अहम बातें तो काबिले तारीफ है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें और साफ करने और बातचीत की ज़रूरत है। उन्होंने अल जज़ीरा चैनल से बातचीत में कहा, ट्रंप की इस पेशकश से एक बड़ा मकसद पूरा होता है और वह है जंग को ख़त्म करना, लेकिन इस प्लान की कुछ बातें और वाजह करनी होंगी और उन पर बातचीत करनी होगी। कतर के पीएम ने कहा कि अभी तक हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका कहना था कि हमास और बाकी फ़िलिस्तीनी धड़ों के बीच सहमति बहुत ज़रूरी है। सोमवार को हमास से मुलाकात में कतर और मिस्र ने यह साफ कर दिया कि उनका असली मकसद सिर्फ एक है, गाजा में जंग ख़त्म करना और वहाँ के लोगों की तकलीफ़ें कम करना। शेख मोहम्मद ने कहा, कतर का फोकस अभी सिर्फ यही है कि गाजा के लोगों का दर्द ख़त्म हो। उन्होंने कहा, ये जंग अकाल, कत्लो गारत और लाखों लोगों का बेघर होना अब और बर्दाश्त नहीं। उन्होंने बताया कि जो कल पेशकश हुई है वो अभी सिर्फ उसूल यानी प्रिंसिपल है, असली काम उनकी डिटेल पर होगा, कैसे उनको अमल में लाया जाए। कतर के पीएम का कहना था कि अरब और इस्लामी मुल्कों ने हमेशा ये कोशिश की है कि फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर कायम रखा जाए और 2 रियासती हल की तरफ बढ़ा जाए। उन्होंने कहा, ये वक्त बहुत अहम है। अभी जो नेगोशिएशन चल रही है उनसे परफेक्ट नतीजे की उम्मीद करना सही नहीं है, लेकिन इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और इसे कामयाब बनाना होगा। दोस्तों, याद दिला दूं कि सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने इस प्लान का ऐलान किया था। ये 20 पॉइंट का प्लान है जिसमें शामिल है सभी इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना,
हमास का पूरा डिसआर्मामेंट यानी हथियार डालना, इजरायली फौजों का धीरे धीरे गाजा से पीछे हटना और गाजा चलाने के लिए एक टेक्नोक्रेटिक यानी नॉन पॉलिटिकल फिलिस्तीनी कमेटी बनाना। कुरान में ये भी कहा गया है कि आगे चलकर फिलिस्तीनियों को खुद मुख्तारी और एक अलग रियासत मिल सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ जनरल ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान ने 500 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिनसे इजरायल के रिफाइनरी, पावर प्लांट, रिसर्च सेंटर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक ही हमले में कम से कम 16 इजरायली पायलट मारे गए। कोम में आयोजित सेक्रेड डिफेंस वीक के अवसर पर बोलते हुए मेजर जनरल यहिया रहम सफवी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि जून की इस आक्रामक लड़ाई में अमेरिका और सियोनिस्ट शासन अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे और रणनीतिक रूप से हार गए। जनरल सफवी ने बताया कि इजरायल इस अभियान को बनाए रखने में नाकाम था और उसे अमेरिका से युद्ध विराम की अपील करनी पड़ी। ये साबित करता है कि प्रतिरोध धुरी की ताकत बहुत मजबूत है और इजरायली शासन उसकी क्षमता के सामने कमज़ोर है। ईरानी मिसाइल हमलों ने हाइफा और अन्य क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई, रिफाइनरी, पावर स्टेशन और रिसर्च फैसिलिटी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इजरायली पायलट ट्रेनिंग सेंटर पर एक मिसाइल हमले में कम से कम 16 पायलट मारे गए और इजरायली अधिकारियों ने युद्ध में हुए नुकसान और हताहतों के पूरे विवरण को सार्वजनिक नहीं किया। जनरल ने कहा कि कुछ मिसाइल हमले इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भूकंप जैसी तबाही मचाई और 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को तबाह कर दिया। उन्होंने ईरान की रक्षा और हमले की क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, सबसे अच्छा बचाव हमला है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। एक मजबूत राष्ट्र दुश्मन को डराता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता सिर्फ सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें आंतरिक मजबूती और देश की सहनशीलता भी शामिल होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के जहाज गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं और इजरायल के रोकने की आशंका बढ़ गई है। इटली की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोटिला के कुछ जहाज जिनोट 3 और एस्ट्रेला 3 दिनों में गाजा पहुंचने की उम्मीद में है, लेकिन एक्टिविस्टों का कहना है कि इजरायल कुछ ही घंटों में रोकने की कोशिश कर सकता है। इतालवी एक्टिविस्ट यासिन लाफ्राम ने वीडियो में कहा, हम गाजा से लगभग 200 मील दूर हैं, अंतर्राष्ट्रीय पानी में ग्रीस और तुर्की के बीच। आज रात या कल इजरायली फौज हमें रोक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के हर कानून का उल्लंघन और समुद्री डकैती होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्लोटिला अपने ह्यूमैनिटेरियन मिशन यानी गाजा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के मिशन से पीछे नहीं हटेगी। उनका मकसद है गाजा पर लगे नाकेबंदी का विरोध करना और मदद पहुंचाना, खासकर मेडिकल सप्लाईज। इटली के एक्टिविस्ट टोनी ला पिकीरेला ने बताया कि फ्लोटिला जल्द ही इंटरसेप्शन जोन में एंट्री करेगा। उन्होंने कहा, सैन्य नाकाबंदी की कोई तय सीमा नहीं है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे देश इजरायल को अनुमति दें। हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने साफ कहा, शांति प्रस्ताव सिर्फ दिखावा है, ये पूरी तरह आत्मसंपर्न का प्रस्ताव है। ये फिलिस्तीनी जमीन को इजरायल और अमेरिका के हवाले करने जैसा है। दोस्तों, ये फ्लोटिला करीब 50 जहाज़ों और 500 से ज़्यादा एक्टिविस्टों के साथ चल रही है। इनका मकसद है गाजा के लोगों तक खाद्य और मेडिकल मदद पहुंचाना। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।